चार्टर अधिनियम 1853 इसे देखते हैं। तो इस अधिनियम की विशेषताएं अधोलिखित थी। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसे देखें। इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि संसद चाहे तो वह कंपनी के प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, यह क्लियर कर दिया गया था कि जब चाहे कंपनी का जो प्रशासन है उसको समाप्त किया जा सकता है। इस एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन उसका भुगतान कंपनी करेगी। ठीक है, डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई, जिसमें क्या था कि 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। आगे है कि सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। सिविल सेवाओं के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, आप जोड़ करके पढ़े 1833 और 1853। अगर जोड़ के पढ़िएगा तो समझिएगा कि 1833 का ही पूर्ण विस्तार था 1853 का एक्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत शासन अधिनियम 1858 देखते हैं। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय शासन संचालन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। ये सबसे बड़ी बात हुई, क्योंकि आपको पता होगा कि 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसका यह सबसे बड़ा प्रभाव था कि भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसमें कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटिश क्राउन है, भारतीय शासन संचालन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। आगे है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके जो उनके अधिकार है एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिए गए। याद रखें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड, ये दोनों के जो अधिकार थे वो 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिए गए, जिसके अध्यक्ष को मुख्य राज्य सचिव या भारत राज्य सचिव नाम दिया गया। तो ये पोस्ट जो है आप देख रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये भारत का राज्य सचिव, यह पूरा पावर किसका रखता था? तो जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो ये पूरा पावर जो है भारत के राज्य सचिव के पास था। तो भारत का राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। यह जरूर याद रखें कि भारत का राज्य सचिव जो होता था वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य होता था। आगे है कि इस 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया, लेकिन इनका संचालन लंदन से होता था। इसे होम चार्जेज कहा गया। वस्तुतः होम चार्जेज के अंतर्गत और भी मदें शामिल थी। ठीक है, और भी कुछ मद था इसमें, लेकिन हम लोगों को चूँकि ये अभी संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं तो होम चार्जेज के रूप में क्या किया गया कि 15 सदस्यीय परिषद और भारत सचिव का जो वेतन है, ठीक है, वह भारत के राजस्व से दिया जाना तय किया गया। ठीक है, इसे ही होम चार्जेज कहा गया है। और होम चार्जेज में और भी खर्चे थी, ठीक है, जो इसमें नहीं है, आप आगे पढ़िएगा। फिर है कि गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, और क्या था कि अनुबंधित जनपद सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिताएं की जाने लगी। ठीक है, जो अनुबंधित जनपद सेवा है उसमें जो नियुक्ति होनी थी उसमें खुली प्रतियोगिताएं की जाने लगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम देखते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया कि सबसे पहला वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। ठीक है, इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो कि विधिवेत्ता होता था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए कानून बनाने की इजाज़त दे दी गई। इसी के तहत कैनिंग ने विभागीय
प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किससे पड़ी, किस अधिनियम से, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से पड़ी। कानून बनाने के लिए कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय मनोनीत कर सकता था। उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता था। इसमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। इस तरह कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की गुंजाइश बढ़ी। ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की बात हो रही है। इस एक्ट में बम्बई एवं मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण एवं उसमें संशोधन का अधिकार पुनः दे दिया गया, लेकिन प्रावधान किया गया कि इनके द्वारा निर्मित कानून तभी वैध माने जाएंगे जब उन्हें वायसराय की अनुमति प्राप्त हो जाए। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, क्या है कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। ये अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकते थे। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई। याद रखें, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई कहाँ कहाँ, बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में। और किस अधिनियम के तहत ऐसा हुआ, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुआ। और यह स्थापना कब की गई, 1862 में। ठीक है, अब हम लोग 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 देखते हैं। तो क्या है, इस एक्ट में केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियों, कार्य तथा संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस एक्ट में केवल क्या किया गया है कि भारतीय विधान परिषदों की शक्तियों, कार्य तथा संरचना का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। याद रखें, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत अगर कहें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से माना जाता है। हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं था। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। आज मनोनीत का अर्थ दूसरा है। विधानमंडल में जो सदस्य होते थे उनके जो अधिकार है 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। प्रथम, बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन के मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। और दूसरा क्या किया गया कि सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पहले पूर्व सूचना देकर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हम देखते हैं कि भारतीय विधान परिषदों की शक्ति, कार्य और संरचना का उल्लेख पूरा का पूरा इस भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है, और यह तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर देखें कि क्या किया गया कि सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी गई, जिनमें 37 क्या थे कि शासकीय और 32 गैर शासकीय सदस्य थे। शासकीय सदस्यों में 9 पदेन सदस्य थे, जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी जो कार्यकारिणी परिषद के 7 सदस्य एवं 1 असाधारण सदस्य शामिल थे, तथा 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा 27 निर्वाचित किए जाते थे। इस एक्ट का सबसे विवादित प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, जिसने सांप्रदायिकता का नेतृत्व किया। ठीक है,
या यूं कहें कि सांप्रदायिकता का बीज बोया। बजट पर बहस करने के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। यद्यपि मत देने का अधिकार अभी भी नहीं मिला, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए वे धन की मांग कर सकते थे। ठीक है, आगे है, देखिए इसके बारे में दिया गया है 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम जो है उसके बारे में दिया है कि भारतीय राज्य सचिव मार्ले ने मिंटो को लिखा कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ठीक है, तो भारतीय राज्य सचिव कौन थे? मार्लो। इन्होंने मिंटो को पत्र लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है अच्छा नहीं होगा, मतलब खतरनाक होगा, ऐसा लिखा राज्य सचिव ने। के.एम. मुंशी ने कहा कि इस एक्ट ने भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोंट दिया। के.एम. मुंशी ने कहा कि इस एक्ट ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र का गला ही घोंट दिया। गांधी जी ने इसे सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा। ठीक है, गांधी जी ने इसे क्या कहा? सर्वस्व, सब कुछ नाश करने वाला एक्ट कहा। और इस एक्ट के प्रावधान को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई। अब हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे कहा जाता है। तो इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापित की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, कुछ स्रोतों में 145 भी दिया गया है, तो इसे आप समझेंगे। इनमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 40 जो थे वो नॉमिनेटेड थे। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का था। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी। इनमें से 34 निर्वाचित तथा 26 नामित सदस्य थे। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। मुसलमानों के साथ ही इसे सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन व एंग्लो इंडियन आदि के लिए भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को और सिख सिर्फ सिखों को ही वोट दे सकते थे। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। पहली बार भारत में महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। सीमित मताधिकार मतलब प्रांतीय स्तर पर, और सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस एक्ट में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया। प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषयों में भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, अकाल सहायता, आपराधिक जातियाँ, ठीक है, छापे खाने, समाचार पत्र, सिंचाई व जल मार्ग, इसके बाद खाने, कारखाने, बिजली, गैस, बॉयलर, ठीक है, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक झगड़े, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, अपवर्जित क्षेत्र एवं सार्वजनिक सेवाओं तथा हस्तांतरित सूची में कौन सा था? शिक्षा, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये सभी शामिल थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये आपको पता भी होगा कि संविधान में जो सबसे अधिक प्रोविजंस लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए। 395 अनुच्छेद टोटल है। 395 अनुच्छेद में से कहा जाता है कि लगभग 250 से अधिक प्रावधान जो है केवल भारत शासन अधिनियम के ही हैं। ठीक है, तो क्या था कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतों को स्वायत्तता देने का प्रावधान किया गया। प्रांतों के प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया व रियासत के प्रतिनिधि एवं राजाओं द्वारा
मनोनीत होते थे। ठीक है, प्रांतों के प्रतिनिधि चुनावी प्रक्रिया द्वारा होते थे और रियासतों के प्रतिनिधि जो होते थे वो राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे। बर्मा, ठीक है, वर्तमान म्यांमार है, उसको क्या किया गया, भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को भारत से अलग करके एक क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि विषयों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय थे, 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो इस एक्ट के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि फेडरल सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1937 को फेडरल लोक सेवा आयोग जो है अस्तित्व में आया। इस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत सिंध, बॉम्बे से अलग किया गया था सिंध को, तथा उड़ीसा जिसको बिहार से अलग किया गया, 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। ठीक है, याद रखेंगे जब बिहार से उड़ीसा अलग हो रहा था तो उसके साथ एक और राज्य बन रहा था बॉम्बे से अलग होकर के, क्या था, सिंध। इस एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दासता का अधिकार पत्र, इसकी संज्ञा दी थी इस अधिनियम को। ठीक है, अंबेडकर ने 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ठीक है, जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ तथा मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में, कुछ स्रोतों में 7 में दिया है, अपनी सरकारें बनाई, जबकि मुस्लिम लीग ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी एवं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के संयुक्त सरकार का गठन किया था। अब हम लोग सबसे अंत में पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो क्या था कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रयुक्त 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत विधेयक के शीघ्र ही 18 जुलाई 1947 को इसके पारित होने के बाद इस पर शाही हस्ताक्षर हो गए। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान पर अंग्रेजी संसद का क्षेत्राधिकार 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। 1947 ईस्वी के अधिनियम से भारत का सम्राट जैसे शब्द को हटा दिया गया। साथ ही ब्रिटिश सरकार व भारतीय नरेशों के मध्य अनुबंध, संधि आदि को रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रदेशों जैसे सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल को छोड़कर भारतीय संघ या हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों को सम्मिलित करने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया। अंततः ब्रिटिश भारत की 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत व पाकिस्तान में बांट दिया गया, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाने का आग्रह किया गया, वहीं पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने संवैधानिक इतिहास को पढ़ा, भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ा, जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 का। इसके बाद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को विस्तार पूर्वक पढ़ा। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं कल दूसरे